हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग जो हमने रेलवे डीएफसीएल का एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए जो हमने सीरीज शुरू की थी जिसका पोस्ट कोड है 22, उसका हम लोग कॉन्जिक्यूटिवली 18 नंबर का सेशन डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हमने आपके लिए कंडक्ट कराई। अगर इसके पहले के प्रीवियस सेशन आपने नहीं देखे होंगे तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई है, वहाँ पे आप जाके सारे इंपॉर्टेंट सेशन जाके देख सकते हो। ये आपके लास्ट डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के लिए मैं कुछ 20 मिक्स्ड क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले। तो गाइस, हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस सेशन का आंसर डिस्कस करना पड़ेगा, जो हमने सेशन नंबर 17 लिया था, हमने कल ही डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें हमने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या है? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी विल बी व्हाट। देखिए, ये अगर आप यहाँ पे कैपेसिटेंस देखते हो तो यहाँ पे जो टर्मिनल है ए और बी के अक्रॉस में आपको जो इस कैपेसिटेंस का जो नेटवर्क गिवन है आपके पास, उसका इक्विवेलेंट किस तरीके से रहेगा। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसका व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और होता क्या है कि इसमें सारे जो कैपेसिटेंस है दोज ऑल आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्मिनल बी और ये हो गया ए। दैट मीन्स ये हमारे पास 0.1 है, ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये हमारे पास 0.1 है और ये भी हमारे पास 0.1 है। तो इसका इफेक्टिवली क्या होता है कि यह जो सेंट्रल हमारे पास कैपेसिटेंस है वो इनफेक्टिव हो जाता है ड्यू टू व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि ये जो ऊपर का लेगा ये सीरीज में कनेक्टेड है और ये ऊपर नीचे का लेगा ये भी सीरीज में कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास में रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो हम लोग उसको सिंपली ऐड करते हैं। ठीक है, अगर वो हमारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसी का अपोजिट आप ध्यान में रख सकते हो कैपेसिटेंस के लिए। अब देखिए, कैपेसिटेंस यहाँ पे सीरीज में है तो हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 0.1 और 0.1, दैट मीन्स 0.1 पैरेलल 0.1 सीरीज में हम लोग निकालते तो बेसिकली हम लोग इक्विवेलेंट निकाले तो इसका वैल्यू कितना आता है 0.05। ठीक है, तो कुछ सर्किट हमारा इस तरीके से बनता है। मैं आपको रीड्रॉ करके बता देता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे भी रेजिस्टेंस यहाँ पे एलिमिनेट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे पास सर्किट बन जाता है इसका। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0.05 और ये भी हो जाएगा हमारा 0.05। अगेन आपको पता है, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है कैपेसिटेंस तो इनका एडिशन करना होता है। ध्यान में रखिएगा, एडिशन करना होता है। तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है वो है हमारा 0.1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है: शिवानी गाडेवार, राजकिशन, जगन्नाथ परिदा, विकास तोमर, मंदार ईससरे, शिव शक्ति, नितेश इखे, निर्मला कुमारी, दिनेश प्रजापति, आशुतोष कुमार हैप्पी। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का सबसे पहले कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें करेक्ट आंसर मेंशन किया। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन लूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज फास्ट एज पॉसिबल आपको सेशन को एंड तक अच्छी तरीके से देखना होगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ द पीपल जो 50+ कमेंट हमें रिसीव हुए कल के सेशन में। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर ही मार्क किया है। तो अभी हम लोग गाइस हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नए और हमें डिमांड करते हैं इसके ई बुक के लिए। तो आपको मैं बता दूँ, हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, उसके ऊपर में जो ई बुक का सेक्शन है हमारे, अगर आपने डाउनलोड कर लिया, अगर आपने नहीं भी किया होगा तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ पे आप स्टडी मटेरियल के सेक्शन में ई बुक के सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पे हमारे पेड ई बुक्स और पीडीएफ वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको ये रेलवे डीएफसीएल का जो अभी तक सेशंस हो चुके हैं हमारे 16 सेशन, ठीक है, दैट मीन्स कल का उसमें ऐड करने का बाकी, वो भी कल मॉर्निंग तक वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अप टू 16 नंबर के सेशन, जैसे मैंने आपको कल अपडेट भी दिया था टेलीग्राम के ऊपर कि मैंने एक 16 नंबर का जो पीडीएफ है वो भी जो हमने सेशन लिया था उसके भी क्वेश्चंस वहाँ पे ऐड कर दिए। तो आपको एक क्विकली रिवीजन करने के लिए काफ़ी नॉमिनल प्राइस के ऊपर हमने ई बुक आपको प्रोवाइड करा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 टेबल्स के साथ में ये आपको मैंने प्रोवाइड किया। आपको डेफिनेटली इसको परचेस करना है क्योंकि आपको इजी रिकॉल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, अगर आपने इसको नहीं लिया होगा तो आप जाकर ले सकते हो। काफ़ी नॉमिनल से अमाउंट में आपको मैंने प्रोवाइड किया। और गाइस, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पेशेंटली इसको लोड होने के लिए आप वेट करा करिएगा, जिससे भी हमारा सेशन होता है। तो अभी देखिए, अभी तक हमने इसमें 15 नंबर तक सेशन अपलोड करा के रखे थे। इसके बाद में हमने सेशन नंबर 16 का ऐड कर दिया। अब देखिए, जब ऐड होता है तो इसमें काफ़ी सारे इमेजेस रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, तो ये इसका साइज़ बढ़ जाता है। पहले साइज़ था 11 MB। ठीक है, उसके बाद में 12.1 MB हो गया। तो आपका इंटरनेट का स्पीड डिपेंड करता है कि कितना फास्ट है, वाईफाई से कनेक्टेड हो नहीं हो। उसको लोड होने के लिए मिनिमम आप 40 सेकंड्स दे दीजिएगा। ठीक है, ये एक बार लोड हो जाता है, आपका पेमेंट डिडक्ट भी हो जाता है और आपको ई बुक लोड हो रहा होगा। तो आप उसको घबराने की कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं उस चीज़ में कि वो उसका इनिशियली जो उतना MB लोड होने के लिए टाइम लगता है। इसको एक बार डाउनलोड हो गया कि लोड होने के बाद यहाँ पे आपको सिंबल दिखता है ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए, वहाँ पे डाउनलोड करके आप उसको ऑफलाइन व्यू कर
सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये जो दी गई जो जानकारी है मैंने DFCCL के लिए ई बुक के लिए वो आपको समझ में होगी। ठीक है, अगर फर्दर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। आपको पता है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 22 के लिए आपको 120 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 24 क्वेश्चन नॉन टेक के और 96 क्वेश्चन टेक्निकल के। इसके सारे सेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको जानबूझ के स्क्रीनशॉट मेंशन कर रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें कल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके सेशंस की लिंक मांगी थी। मैं आपको बता दूँ, एक ही प्लेलिस्ट मैंने बनाई है टेक्निकल की एज वेल एज नॉन टेक्निकल की, आप जाके देख सकते हो। इसमें आपने जो भी सेशन नहीं देखा होगा, स्पेशली 2016 का पेपर भी आप जाके देख सकते हो, और बाकी सारे सेशन तो आपको ई बुक में मिल ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में मटेरियल सिस्टम का एक काफ़ी यूनिक सा हमने सेशन आपको प्रोवाइड करा, ये भी आप जाके देखना होगा गाइस, क्योंकि ये DFCCL के लिए ही मैंने आपको बनाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया, साथ साथ हमारे कंट्रोल सिस्टम को भी जाके देख सकते हो। आपको पता है कोचिफाई के ऊपर मैम ने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से नॉन टेक्निकल का पोर्शन आपको कवर करा है। देखिए गाइस, कल तक आपका मे बी कल शाम तक आपके करंट अफेयर्स का एक सेशन DFCCL के लिए जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए आप अपडेटेड रहिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू एनालाइज द सर्किट शोन इन द फिगर इज व्हाट। देखिए हमारे पास में एक सर्किट गिवन है जिसमें कैपेसिटेंसेस है, रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, और यहाँ पे सोर्सेस है। तो कितने इक्वेशंस की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी सो दैट हम लोग इस सर्किट को एनालाइज कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस लगेगा, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ नोड कितने हैं, नंबर ऑफ नोड। और एक बात ध्यान में रखिएगा गाइस कि जो सेशन में आपको प्रोवाइड कराता रहो तो सिर्फ मिनिमम 30 मिनट्स का रहता है, ये आपका 1 से 2 घंटे का नहीं रहता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि काफ़ी सारे सेशन यूट्यूब के ऊपर 1 से 2 घंटे के रहने के बावजूद भी उसमें काफ़ी मिनिमम 20 क्वेश्चन ही या फिर 25 क्वेश्चन ही इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, उससे कम इनफैक्ट। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, जो भी मैं आपको सेशन प्रोवाइड कराता रहता हूँ उसको आप विदाउट स्किप करके देखा करिएगा, काफ़ी आपको फायदा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, then we have a next question which is question number 2. An average voltage of 40 volt is induced in an 1000 turns coil due to a change in a flux which occurs in a 0.5 seconds. The total flux changes in a Weber is what? जो एवरेज वैल्यू रहती है हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एवरेज वोल्टेज है 40 वोल्ट का, वो इंड्यूस हो रहा है 1000 टर्न्स के कॉइल में ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, जो कि चेंज हो रहा है 0.5 सेकंड्स में। तो टोटल फ्लक्स कितने हैं, ठीक है, वेबर्स में हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर्स। ठीक है, तो ई को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ई इज इक्वल्स टू एन चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ई क्या है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एन है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, हमारे पास में वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 40 इज इक्वल्स टू हमारे पास में टी कितना है 0.5 है, ठीक है, और एन कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय 0.5। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो d5 विल बी इक्वल्स टू, देखिए 1 सेकंड, d5 विल बी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 0.02 वेबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। इन द सर्किट ऑफ द फिगर द वोल्टेज v ऑफ t इज व्हाट। इन द सर्किट ऑफ द फिगर, दैट मीन्स यहाँ पे जो सर्किट गिवन है हमारे पास में, इसका वोल्टेज v ऑफ t कितना रहेगा हमें पूछा गया। देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, ये हम लोग बाय डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। दैट मीन्स द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज गिवन बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द करंट अक्रॉस थ्रू इट। ठीक है, वी ऑफ टी, यहाँ पे वी ऑफ टी का वैल्यू पूछा गया है, यहाँ का वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस का हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो क्या हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे थ्रू जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो वोल्टेज रहेगा अक्रॉस दिस 1 हेनरी इंडक्टर, यहाँ पे 1 हेनरी का वैल्यू गिवन है, वो कितना रहेगा, वी ऑफ टी इज इक्वल टू एल डी बाय डी टी। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हमारे पास करंट के साथ। ठीक है, दो इसमें से करंट फ्लो हो रहे होंगे, I1 और I2, इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसका भी करंट आ रहा है और इसका भी करंट आ रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे I1 प्लस I2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या फर्दर क्या आ जाएगा, ठीक है, di1 बाई डी टी, दैट मीन्स di1 बाई डी टी प्लस di2 बाय डी टी। देखिए एल का वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, ध्यान में रखिएगा। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, a e raised to power at प्लस b e raised to power bt। ठीक है, सिंपल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे गलत आ गई, देखिए e raised to power a नहीं, यहाँ पे e raised to power at है और यहाँ पे e raised to power bt है गाइस। ठीक है, तब से तो यहाँ पे गलत आ जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना होगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हालांकि मैं इसको रिफ्रेश करा देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 1 सेकंड।
नाउ इट इज़ करेक्ट, ठीक है। अब जाके इसका इक्वेशन जो आएगा वो करेक्ट आएगा, ठीक है। हालांकि जो भी कांस्टेंट थे वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते थे, बट यहाँ पे कुछ टेक्निकली यहाँ पे टाइपोग्राफिक एरर आ गया, इसके कारण इस तरीके से मेंशन हो गया, ठीक है। हालांकि ये जो हमने क्रॉस चेक किया तो ये करेक्ट है वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द वोल्टेज V इन द फिगर इज इक्वल्स टू व्हाट। जहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज गिवन है इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस वो कितना रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल है। इसके अगर हम लोग आउटर मेश में KVL फाइंड आउट लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना है 5 इज इक्वल्स टू, ठीक है। 5 इज इक्वल्स टू हम लोग देखिए इस तरीके से भी कह सकते हैं 5 - 4 इस तरीके से, या फिर हम लोग लिख सकते हैं देखिए इसकी पोलरिटी की हमारे पास राइजिंग है, 5 इज इक्वल्स टू यहाँ पे ड्रॉपिंग है इज इक्वल्स टू 4 प्लस यहाँ पे भी ड्रॉपिंग आ रहा है 4 माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही वो इंक्रीजिंग आ रही है, तो यहाँ पे प्लस V लिखना चाहिए था हमने, ठीक है 5 + V, बट हम लोग यहाँ पे माइनस करके लिख लेते हैं V, ठीक है। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो कितना रहेगा, V इज इक्वल टू 3 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। अ सोर्स Vs of t is equals to V cos of pi t has an internal impedance of 4 + j3 ohms, यहाँ पे ohms चाहिए था, ठीक है। इफ अ प्योरली रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड टू द सोर्स हैज टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम पावर आउट ऑफ द सोर्स, इट्स वैल्यू इन अ ohms वुड बी व्हाट, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारे पास में सोर्स है, हम लोग सबसे पहले तो सोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में एक इंटरनल इम्पिडेंस है, इसका इम्पिडेंस दैट मीन जिसमें रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस है, एक लोड रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें पूछा गया प्योरली रेजिस्टिव लोड सर्किट हमने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है इस सोर्स के साथ में। अगर हमारे पास में सोर्स से मैक्सिमम पावर हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रहेगा हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। कितना ओम्स का वैल्यू रहेगा, हमारे पास जो इंपेडेंस है इंटरनल इंपेडेंस वो है 4 + j3, ठीक है। और यहाँ पे V ऑफ S कितना है, Vs ऑफ t कितना है, वो है हमारे पास में V cos ऑफ 100 पाई t। इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, पहली बात तो, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब भी होगा जब हमारा लोड रेजिस्टेंस RL वो रहेगा मॉड ऑफ ZS सोर्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, ठीक है। तो RL का वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको पोलर का एक सेशन लिया था रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन में, ठीक है। तो वो रहेगा 4 + j3। ये तो हमारे पास में वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या नहीं करते, सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो रहेगा हमारा √16 + 9 दैट मीन्स 25 तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी विच इज़ 5, दैट मीन्स R विल बी 5। अगर हमारा ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम्स आता है तब जाके ये मैक्सिमम पावर इसमें से एक्सट्रैक्ट होगा, इसका अगर हमारा इंटरनल इंपेडेंस 4 + j3 है तो, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड VA-VB in the following part of the closed circuit where VA- and VB are the potential at A and B, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड VA-VB इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट वेयर VA and VB आर द पोटेंशियल एट VA and B। A and B के क्रॉस की पोटेंशियल है VA and VB। सिंपल है गाइस, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग KVL इक्वेशन लगाते हैं तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है हमारा 5 एम्पियर। VA - 2 × 5, इसमें करंट कितना फ्लो रहा है 5 एम्पियर, सेम सीरीज में कनेक्टेड है 2 × 5 प्लस हमारे पास में राइजिंग वोल्टेज है 5 वोल्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है, -1 × 5, क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनल यहाँ पे जो नोटेशन आएंगे प्लस माइनस कुछ इस तरीके से आएंगे, -1 × 5 विल बी इक्वल्स टू VB, ठीक है। तो VA माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास में -10 + 5 - 5 इज इक्वल्स टू VB, करेक्ट। तो VA - VB विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 10 वोल्ट। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ये मैंने आपको इस तरीके से टेक्निक बताई थी, बट आपको ये इस तरीके से जो डिफरेंट क्वेश्चन है ऐसा फ्रेम अप करके पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैविंग अ इक्वल रेजिस्टेंसेस ऑफर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohms when connected in parallel to and 100 ohms if they are connected in a series, then the number of resistances and the resistance of each are what। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या पूछा गया है, एक कुछ सर्टेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करके रखें जिसके इक्वल रेजिस्टेंसेस है, वो हमें इक्वलेंट रेजिस्टेंस दे रहे 1 ohms का जब वो हमने उसको पैरेलल में कनेक्ट किया, और 100 ohms का दे रहे जब हमने इसे सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जो रेजिस्टेंसेस हमने ऐसे ये हमने कनेक्ट करके रखे, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 1, और जब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट करके रखा है तब उसका रेजिस्टेंस आ रहा है
100 ओम्स का। तो गाइस काफ़ी सिंपल है इसका लॉजिक, ठीक है। नंबर ऑफ रजिस्टर की तरह कितने रहेंगे, वो रहेगा हमारे 10, ठीक है। और नंबर उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, उसका रहेगा 10 ओम्स। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। देखिए अगर 10 रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, तो हमने ऐसे 10 कनेक्ट करके रखे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सीरीज़ में 100 ओम्स का, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, ऐसे इसका 10 वैल्यू इक्वल है और ऐसे हमने 10 कनेक्ट करके रखे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था अगर 10 ओम्स का वैल्यू है, ठीक है, और हमने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना 10 कनेक्ट करके रखे, तो इसका वैल्यू आता है इक्विवेलेंट 1 ओम्स का, ठीक है। तो आपको यहाँ से वेरीफाई करके इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। अ 220 वोल्ट DC machine supplies a 20 ampere at 200 volts as a generator. The armature resistance is 0.2 watt. Armature resistance is not a 0.2 watt. It should be ohms. मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे अभी हमारे पास करेक्ट है इसका वैल्यू। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ohms. If the machine is now operated as a motor at a same terminal voltage and a current, but with the flux increased by 10%, the ratio of motor speed to generator speed is what? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान में रखिएगा। हमें क्या पूछा गया है, तुम्हारे पास में 220 वोल्ट का डीसी मशीन है जो सप्लाई कर रहा है 20 एम्पियर एट 200 वोल्ट एज अ जनरेटर। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.2 ohms। इफ द मशीन, अगर हमने ऑपरेट किया, इफ द मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज द मोटर एट द सेम टाइम सेम टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट बट विद द फ्लक्स इंक्रीज बाय 10%। इस केस में हमने फ्लक्स इंक्रीज करके रखे, तो हमें रेशियो पूछा गया मोटर स्पीड का टू द जनरेटर स्पीड इज व्हाट, ठीक है। तो सिंपल है, हमारे पास में सप्लाई वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट गिवन है, ओके। करंट कितना है 20 एम्पियर से 20 एम्पियर से, और आर का जो वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास में 0.2 ओम्स का, ठीक है। अगर हमने जनरेटर की स्पेसिफिकेशन निकालते तो हमारे पास में ईजी का वैल्यू किस तरीके से रहेगा, V प्लस आर्मेचर ड्रॉप, V प्लस IARA, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा 200 प्लस, ठीक है। V कितना है एज अ 200 वोल्ट एज अ जनरेटर है, हमारे पास में क्या, हम लोग इसको 200 ऐड करेंगे, 200 प्लस IA इंटू RA। I कितना है हमारे पास में 20 और RA का वैल्यू हमारे पास में 0.2 को मैंने आपको बताया था 1/5 होता है करके, ठीक है। तो 20 इंटू 1/5 अगर हम लोग करते तो इसका वैल्यू कितना आता है 4, 200 प्लस 4 इसका वैल्यू आ जाएगा 204। ये आ गया हमारा EG, ये जनरेटर स्पेसिफिकेशन हमारे पास में वैल्यू आ गया जनरेटर का। अगर हमारे पास में मोटर है तो आई लाइक टू चेंज द कलर, देखिए मोटर है तो हम लोग EM लिख लेते हैं जिसका वैल्यू रहेगा V प्लस I इंटू RA, ठीक है, V माइनस I इंटू RA, ध्यान में रखिएगा V माइनस I इंटू RA, जिसका वैल्यू रहेगा हमारे पास में 200 माइनस I इंटू RA कितना है हमारे पास में, जो हमने 4 वैल्यूज निकाल लिया था इसका, तो -4 करेंगे तो 196 आ गया EM का हमारे पास वैल्यू। अब आपको ध्यान में रखना होगा कि रेशियो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो EMF रहेगा, स्पीड और फ्लक्स रहेगा डीसी मोटर का और जनरेटर का, उसका रेशियो कुछ इस तरीके से रहेगा, EG अपॉन EM इज इक्वल टू जनरेटर का स्पीड है अपॉन मोटर का स्पीड मल्टीप्लाइड बाय 5G अपॉन 5M, करेक्ट। तो हमारे पास पूछा गया है द रेशियो ऑफ मोटर स्पीड टू जनरेटर स्पीड, दैट मीन्स NM अपॉन NG। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो आपको ऑप्शन में गिवन रहता है वो कुछ इस तरीके से भी रह सकता है। तो उसका वैल्यू अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सबसे पहले EG का वैल्यू कितना है 204 अपॉन 196 इज इक्वल्स टू NG का वैल्यू कितना है वो तो हमें फाइंड आउट करना है, NG अपॉन NM मल्टीप्लाइड बाय 5G का वैल्यू कितना है 1, और हमने 5M के टाइम पे 10% इंक्रीज हो गया। अगर यहाँ पे 1 है तो इसका अगर इंक्रीज हो तो 1.1 लिखेंगे, यहाँ पे 1.1। तो हमारे पास जो उसका रेशियो आता है, देखिए यहाँ पे NG बाय NM है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट अप कर देंगे तो NM बाय NG का रेशियो आता है 0.87। इसको सॉल्व करके देख सकते हो, काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है, फॉर्मूला इन्होंने एक ही यहाँ पे लगाया है। Then we have a next question which is question number 9, important question है, in relation to the DC machine match the following and choose the correct combination, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास कुछ कोड्स गिवन है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस वेरिएबल्स गिवन है, प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हमारे पास है आर्मेचर EMF E, नेक्स्ट है हमारे पास में डेवलप टॉर्क T एंड डेवलप पावर P। अब हमें पूछा गया है कि इसके कौन से प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स आर्मेचर EMF किससे प्रोपोर्शनल है, डेवलप टॉर्क किससे प्रोपोर्शनल है और डेवलप पावर किससे प्रोपोर्शनल है। तो आपको ध्यान में रखना होगा आर्मेचर EMF जो रहता है, ये EMF रहता है जो इंड्यूस होता है आर्मेचर ऑफ द DC मशीन में ड्यू टू फ्लक्स कटिंग के कारण, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग नॉट EG, E इज इक्वल टू K इंटू
फाई इंटू ओमेगा। के ए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जो के ए हमारे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, फाई रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्लक्स पर पोल के साथ, और ओमेगा क्या है हमारा स्पीड है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा इसके साथ क्या आ जाएगा, आर्मेचर ईएमएफ का हम लोग अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा हमारा 2, दैट मीन्स फ्लक्स एंड स्पीड के ओनली। लाइक जो आर्मेचर ईएमएफ है वो किससे प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स और स्पीड से, ठीक है। ये टर्म हो गया। अब डेवलप टॉर्क की बात करते हैं, तो टी किससे प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। जो टॉर्क डेवलप होता है रोटेशनल फोर्सेस के द्वारा, जो बॉडी पे एक्ट होता है मोटर के, वो होता है, उसका इक्वेशन है, उसका हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन है के ए इंटू फाई इंटू आई ए। दैट मीन्स फ्लक्सेस के ऊपर और आर्मेचर करंट के ऊपर वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे फ्लक्सेस और आर्मेचर करंट ओनली। डेवलप पावर पी, ये किससे रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिलेट करता है फ्लक्स, स्पीड एंड आर्मेचर करंट के ऊपर, ठीक है। इसका भी एक्सप्रेशन है। पी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, ई इंटू आई ए, ठीक है। ई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, के इंटू फाई इंटू ओमेगा, ठीक है। के इंटू फाई इंटू ओमेगा इंटू आई ए, ठीक है। दैट मीन्स के इंटू फाई इंटू आई इंटू ओमेगा। तो हमारे पास जो तीनों भी टर्म्स है इसमें प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी अगर कर दिया तो। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमारे पास में एक इक्वेशन गिवन है, कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन है, एस क्यूब माइनस 4s² प्लस एस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें पूछा गया नंबर ऑफ रूट्स इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन विल बी व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हमें क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ रूट्स इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन की बात की गई, नॉट राइट, ठीक है। इसको काफ़ी सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में आंसर तो करेक्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में कंसिडर करके इसको मार्क करके आएंगे। देखिए होता क्या कि नंबर ऑफ रूट्स लाइंग ऑन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, इसको क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ अरे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग राउथ अरे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आएगा हमें एस क्यूब, हाईएस्ट पावर है एस क्यूब, एस स्क्वायर एस टू पावर 1 एंड एस टू पावर 0। यहाँ पे हमारे पास 1 1 वैल्यू लिखते हैं। आपको मैंने बताया था राउथ अरे किस तरीके से सॉल्व करते हैं कंट्रोल सिस्टम के सेशन में, -4 एंड 6। अभी इस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, -4 इंटू 1 -6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय -4, तो इसका वैल्यू आता है 2.5, ठीक है। मैं डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू 6 ही आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइन चेंज कितना है, देखिए यहाँ से एक साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एक साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, प्लस टू माइनस ये हमारा 2 साइन चेंजेस है। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ रूट लाई कर रहे हैं हमारे राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, वो कितने हैं हमारे पास में, वो है 2। अब जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में, वो है एस रेज़ टू द पावर क्यूब। इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ठीक है, ये हमारा थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है, 3 है। बट यहाँ पे राइट हाफ ऑफ द प्लेन में कितने लाइक कर रहे हैं, 2। तो इसमें से -2 कर दे तो लेफ्ट में कितने रहेंगे हमारे पास 1, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे राइट रहता था तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 2 मार्क करके आ सकते थे, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। द हेवी साइड द ब्रिज मेथड कॉमनली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज व्हाट, ठीक है। आपको पता है डायरेक्टली ब्रिज मेथड जो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं, यूज़ करते हैं, तो वह रहता है हमारा हेवी साइड कैम्पबेल ब्रिज। सिंपल है गाइस, आपको मैंने आगे आने वाले स्लाइड में आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो मैच द पेयर के फॉर्म में, जहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम हो। अगर आपको क्लियरली वो सारी चीज़ें याद है तो अब जाके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आना है और ब्रिजेस के ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको आने वाले स्लाइड में भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। द आइटम इन द लिस्ट 1 रिप्रेजेंट द वेरियस टाइप ऑफ मेजरमेंट्स टू बी मेड। ये लिस्ट 1 में हमारे पास में डिफरेंट मेजरमेंट्स है जो कि हमें करने हैं, और लिस्ट 2 में बताया गया कि इट रिप्रेजेंट द वेरियस ब्रिजेस अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। यहाँ पे हमारे पास में लिस्ट 2 में अलग अलग ब्रिजेस है, तो हमारे पास इसमें मैच द पेयर करना है इसके कंडीशन में, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारे, रेजिस्टेंस ऑफ द मिली ओम रेंज। आपको काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास में मिली ओम रेंज में है दैट मीन्स लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे पास में मेजर करना है, तो हम लोग कौन सा ब्रिज यूज़ करते हैं, पॉज करके आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं, वो है हमारा केल्विन्स डबल ब्रिज, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट इसका आंसर रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास में 2 जो है 3 ऑप्शन में गिवन है। लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हम लोग किससे मेजर करते हैं, ठीक है। लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हम लोग मेजर करते हैं शेयरिंग ब्रिज के कारण, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा 3। अब हमारे पास में जो ऑप्शन 2 है, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली। ये 2 ऑप्शंस बचते हैं। कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस विच आर नियरली इक्वल, 2 रेजिस्टेंस का कंपेयर करने के लिए इसमें से कौन सा ब्रिज हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारा कैरी फॉस्टर्स ब्रिज,
ठीक है। और हमारा इंडक्टेंस है, दैट मीन्स इसका जो 6 आएगा, ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। और डी का क्या आएगा, दैट मीन्स इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विथ लार्ज टाइम कांस्टेंट, तो उसके लिए हम लोग हेस ब्रिज यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके रखा है। रेजिस्टेंस इन द मिलियम्स रेंज इज मेजर्ड बाय द केल्विन डबल ब्रिज, लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज मेजर्ड बाय द शेयरिंग ब्रिज, कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच आर नियरली इक्वल्स इज डन बाय कैरी फॉस्टर्स ब्रिज, एंड द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विद अ लार्ज टाइम कांस्टेंट इज मेजर्ड बाय हेस ब्रिज। मैं आपको इसके पहले भी जो हमने मेजरमेंट का सेशन लिया था इसमें मैंने आपको एक टेबल बताया था, और इस टेबल को आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। इसके एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है आपके इस साल के एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिजेस है डिफरेंट कौन सी क्वांटिटी के लिए यूज होता है और किसका उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे आपको मैंने मेंशन करके रखा है, ठीक है। आप जिस तरीके से डीसी ब्रिजेस भी यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके रखा है, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अ पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली अ व्हाट। एक पोटेंशियोमीटर क्या है, एक हमारा डिफ्लेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, नल है, या फिर डिफ्लेक्शन एज वेल एज नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, या फिर एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। तो पोटेंशियोमीटर जो है हमारा एक नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जो है मिक्स अ यूज ऑफ बैलेंस और नल कंडीशन, दैट मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए कोई भी पावर इसमें से कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना होगा, ये टाइप ऑफ हमारा नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। Then we have a next question which is question number 14. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेट फॉर 8421 बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर। तो इसमें से कौन सी इनवैलिड स्टेट फॉर है बीसीडी डेसिमल काउंटर की। तो आपको ध्यान में रखना होगा एक बीसीडी काउंटर कहाँ से कहाँ तक काउंट कर सकता है, वो 0000 से लेके हमारा कहाँ तक काउंट करते हैं 1001 तक। दैट मीन्स ये हमारा 0 से लेकर 9 तक काउंट कर सकता है डेसिमल में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो। बट यहाँ पे 1100 को हम लोग क्या डेसिमल में लिखते हैं 12 लिखते हैं, तो बट यहाँ पे 12 इनवैलिड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ अ हेक्स नंबर BC.DE इज व्हाट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हेक्स नंबर यहाँ पे गिवन है, हमें इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ऑक्टल का बेस कितना रहता है 8, ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ AB.CD, ठीक है। अब देखिए ABCD दैट मीन्स क्या है, ये हमारा 10 है, ये है 11, 12, 13, ये 14 और ये हमारा 15, ठीक है। और B को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 11 को। अगर हम 11 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग बाइनरी में किस तरीके से लिखते हैं 1011। देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 और 2⁻3। 2⁻3 कितना होता है 8 प्लस यहाँ पे 2⁻1 विल बी 2 प्लस इसमें कितना आ जाएगा 1, दैट मीन्स 8 प्लस 2 प्लस 1 विल बी 11। दैट मीन्स बी का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन आएगा ये करेक्ट है। मैंने आपको ये कन्वर्जन के जो हमने सेशन लिया था इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें हम लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करते, ठीक है। देन ए को क्या रिप्रेजेंट करते हैं 10 को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1010 गाइस, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सी और डी का हम लोग मेंशन करते हैं। सी का है 12 है हमारा, ठीक है। अब हम लोग डेसिमल पॉइंट देते थे, हम लोग उसको सी को रिप्रेजेंट करेंगे 1100 से, ठीक है। और हमारा डी क्या है हमारा 13 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1101, ठीक है 1101। अब देखिए इसको आपको ग्रुपिंग करना रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टल है, दैट मीन्स हमारा बेस 8 है, तो हम लोग इसका ग्रुपिंग करेंगे 3 का, मैंने आपको मेंशन किया था, ठीक है। तो ग्रुपिंग हमें 3 इसका ग्रुप बनाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से डेसिमल पॉइंट से इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से राइट हैंड साइड में ग्रुपिंग करते हुए जाते हैं। तो हम लोग ग्रुपिंग इस तरीके से करेंगे, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, और एल्स आई विल चेंज द कलर सो दैट यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारा 3 इसका ग्रुप हो गया, ये हमारा 3 इसका, और ये हमारा 3 इसका ग्रुप हो गया। 0 भी कंसिडर किया तो भी चलेगा। यहाँ पे यहाँ से 3 इसका ग्रुप, यहाँ पे 3 इसका ग्रुप, और यहाँ पे 3 इसका ग्रुप, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग नोट करते हैं तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2, इसका हम लोग वैल्यू कितना रिप्रेजेंट करेंगे 5, ठीक है। क्योंकि 4 2⁻2, 2⁻1 और 2⁻0 ये 1 है, 1 प्लस 4 विल बी 5। इसको हम लोग वैल्यू लिखेंगे 3, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा डॉट, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आएगा 2⁻2, 2⁻1, 2⁻0, ठीक है। तो 2⁻2 इंटू 1 प्लस 2⁻1 इंटू 1 प्लस 2⁻0 इंटू 0, तो 2⁻2 विल बी 4 प्लस 2⁻1 विल बी 2, तो इसका वैल्यू आएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आता है इसका 3 एंड इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारा 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे, ठीक है। इसको 1 नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 0 मेंशन करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा करेक्ट तो रहेगा 253.632, इसका कन्वर्जन आएगा ऑक्टल में। अगर आपको उसका बेस भी दिया गया है तो वो आपको बेस रहेगा 8, ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से सेशन मैंने आपको हमारे कोचिफाई चैनल के ऊपर एक नंबर सिस्टम्स के ऊपर एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन मैंने आपको काफ़ी कम टाइम में आपको समझा दिया है। इसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिएगा। इस जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे इसमें डेफिनेटली फ़ायदा होता है, एक बार देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
देन अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए पिछले साल जो है 2018 के जो पेपर में IC74 जो ओपम के IC है वो आपको पूछे गए थे, उसके पिन आउट कितने थे वो आपको पूछे गए थे। इस साल आपको कुछ इस तरीके से लॉजिक गेट्स के ICs है, आपको इसका नंबर पूछा जा सकता है। मैं ट्राई करता हूँ कि अगर बाकी चीज़ें एनालाइज करके जो एग्जामिनेशन में मेनली पूछे जाते हैं ICs के नंबर्स, अगर आप हो सकता है तो मैं आपको उसका टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा या फिर क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करा दूंगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक ICs यूज्ड एज अ OR गेट। इसमें से कौन सी लॉजिक IC जो है हम लोग एज अ OR गेट करके यूज़ करते हैं, तो वह हमारे IC7432 गाइस। IC7432 यहाँ पे मेंशन करके रखा है मैंने, ओके। IC7432 विच इज़ यूज फॉर एज अ OR गेट, ठीक है। ये पार्ट नंबर दैट मीन्स IC नंबर है 7400, 7402, 048, 32, 86, 74, 76। इस तरीके से आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान में रख के जानेंगे, क्योंकि आपको मेनली ये इस साल में भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। और ये एक ही क्वेश्चन ही आपको कलेक्ट करने रहते हैं एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 70। जो आपको रेस्ट टॉपिक से पूछा जाता है वो आपको रेस्ट टॉपिक में से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एलिमिनेशन के टॉपिक से। तो आपको मैं बता देता हूँ, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, तो वो है हमारा ल्यूमेन, ठीक है। आपको एक चार्ट ध्यान में रखना होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन या फिर ल्यूमिनेंस या फिर ब्राइटनेस या फिर इल्यूमिनस एक्सिटेंस का जो यूनिट है, इसका सिंबल है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख के जाना होगा कि 2018 में इल्यूमिनेशन टॉपिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 18। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से वहाँ फिर भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो फिर भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि इसमें से जो और लॉ है इसमें से कौन सा इनवैलिड होता है, ठीक है। तो आप सिंपली देख के आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि ए ऑर्ड विथ ए बार इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे 1 चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा इनवैलिड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ ये चीज़ें, एक ही इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी कलेक्टिव डेटा मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। डी मॉर्गन्स का थ्योरम हमें क्या बताया, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, और लॉज एंड लॉज हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हो गए, कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज एंड नॉट लॉज। ये आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या फिर जो आपको और लॉज जो आपको सिंप्लीफिकेशन के वैल्यूज पूछे जाते हैं बुलियन लॉजिक से, बुलियन सर्किट्स के क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करने के लिए लॉज को पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसका आप समझ लेते हो एक बार तो आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, गाइस। फिर भी मैं आपको मेंशन करता हूँ, इसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19। परमियंस इज एनालॉगस टू। परमियंस किससे एनालॉगस है ये हमें पूछा गया है, तो परमियंस एनालॉगस है कंडक्टेंस से, ठीक है। देखिए जिस तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस रहता है, वैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास में कंडक्टेंस रहता है। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे, पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। 1 वाट सेकंड इक्वल्स टू व्हाट। 1 वाट सेकंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 जूल। सिंपल है गाइस। इसके लिए मैं आपको एक इस तरीके से एक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है इस साल। 1 HP इज इक्वल्स टू हाउ मेनी वैट्स, 1 वाट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी HP, 1 वाट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी BTU जूल्स। ये आपको थोड़े से यूनिट जो है इंपॉर्टेंट, थोड़े से लाइक कैलोरी वगैरह तक तो नहीं पूछ सकते, बट लेकिन अगर आपको पूछा गया तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको आता है तो याद करके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे गाइस कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर DFCCL एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पे सर्किट गिवन है, आपको बताना है कि वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ठीक है। आंसर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। चलो कोई नहीं, हम लोग उसका क्वेश्चन भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मैं आपको क्वेश्चन चेंज करके बता देता हूँ सो दैट आप उसको मार्क कर सको। ओके, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन वंस अगेन। द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉट यूज्ड इन अ पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसका ऑलरेडी आंसर गिवन था। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉट यूज इन पावर ट्रांसफार्मर। इसमें से कौन सा प्रोटेक्शन पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ नहीं किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करिएगा गाइस, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी आज का सेशन समझ में आएगा। आपको हमारे चैनल कोजीफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मैंने आपको ई बुक मेंशन की है उसको आप हमारे जो एप्लीकेशन है उसकी जो लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसका वहाँ से आप क्लिक करके जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं अपडेट वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।